या आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं चार्ल्स लैम्ब को और चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन को लेकर के बात करेंगे। लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रन है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं या लैम्ब को लेकर के किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए जस्ट शेयरिंग व्हाइट बोर्ड ताकि आपको आसानी से लिख सके कि क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करना है एक एस्थेइस्ट के रूप में जब आप लैम्ब को लेकर के बात करते हैं। या व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ल्स लैम्ब, तो लैम्ब का CHARLES, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के कई एसेज हैं, लेकिन उन कई एसेज में से हमें मतलब हमारे यहाँ सिलेबस में ड्रीम चिल्ड्रन है, उन्होंने लिखा तो बहुत सारे एसेज हैं, लेकिन उनमें से जो हमें बात करनी है या जो एसेज इम्पोर्टेंट है जिस पर हमें कवर करना है वो है ड्रीम चिल्ड्रन। लेकिन किसी भी एसे पर डायरेक्ट आने से पहले हमें उस राइटर पर भी बात कर लेना चाहिए कि वो राइटर कौन है, उन्होंने क्या किया था, उनका अपना क्या चीजें रही है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मैन, तो एक ये चीज ध्यान में रखना है कि लैम्ब वाज एन इनफॉर्मल एसेइस्ट। जो एक पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि ही वाज एन इनफॉर्मल एसेइस्ट। या आई विल टेल यू अबाउट इट कि चार्ल्स लैम्ब जो है ही वॉज बोर्न इन 1775। उनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 1775 में हुआ है। उनकी जो मौत हुई है 1834 ईस्वी में हुई है। और जन्म उनका फरवरी 1775 में लंदन में हुआ। दैट इज अनदर थिंग। अब उनके बारे में आपको ये समझना है कि ही वॉज एन इनफॉर्मल एसेइस्ट। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, he was very close to he was very close to French essayist Montaigne. Montaigne। ये दूसरा पॉइंट है कि वो जो है इनफॉर्मल एसेइस्ट थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि ही वाज वेरी क्लोज टू फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन। अब सवाल ये उठता है कि जो पहला पॉइंट है इनफॉर्मल एसेइस्ट कौन होता है या उसकी क्या खासियत होती है। एक तो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लैम्ब। ही वाज बोर्न 1775, डाइड इन 1834। He was an informal essayist. What type of essayist he was? He was an informal essayist. नंबर टू पॉइंट की व्हेन वी टॉक अबाउट ही वाज एन इनफॉर्मल एसेइस्ट, तो उनके अपने एसे का क्या नाम था? सॉरी, कि एक इनफॉर्मल एसेइस्ट कौन होता है? एन इनफॉर्मल एसेइस्ट इज वन who talks about himself, his life and family members or anyone who is acquainted with him। अगर वह उनके बारे में बात करता है, अपनी लाइफ के बारे में बात करता है, अपने लोगों के बारे में बात करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इनफॉर्मल एसेइस्ट कहा जाता है। तो इफ एनीवन आस्क यू कि who is an informal essayist, an informal essayist is one who talks about himself, his family members and the relatives or anyone with whom he is acquainted। अपने मिलने जुलने वाले लोगों के बारे में बात करेगा, अपने बारे में बात करेगा और एक फ्रेंडली रिलेशन बनाएगा। दूसरा लैम्ब की खासियत ये थी कि लैम्ब वाज वेरी क्लोज टू फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन। मॉन्टेन के करीब कैसे थे? मॉन्टेन भी जो है दुनिया में सबसे पहले ऐसे लिखने की परंपरा की शुरुआत मॉन्टेन ने की है। मॉन्टेन भी आपके इनफॉर्मल एसेइस्ट रहे हैं।
तो मॉन्टेन ने अपने बारे में लिखा और लोगों के बारे में लिखा। तो जो मॉन्टेन की लिखने की स्टाइल रही है, वही सेम स्टाइल जो है किसकी रही है, इधर चार्ल्स लैम्ब की रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। नाउ द थर्ड पॉइंट, ही बिलोंग्स टू he belongs to romantic एज। वो जिस एज से बिलोंग करते हैं उसका क्या नाम है, रोमांटिक एज। तो हियर यू फाइंड अनदर पॉइंट कि लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। और हम सारे लोगों को पता है कि जो रोमांटिक एज का टाइम है वो क्या रहा है। रोमांटिक एज का टाइम का मतलब कि 1798 से लेकर 1837 रोमांटिक एज। और उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट पर हमें बात करनी चाहिए कि फोर्थ पॉइंट पे कि इनके समय के जो और राइटर्स थे, जैसे अगर रोमांटिक एज है तो रोमांटिक एज का कैरेक्टरिस्टिक्स या वो सारी चीजें अपनी जगह है, बट इनके कंटेम्परेरी राइटर्स के बारे में, ही कंटेम्परेरी, CONTEMPORARY, his contemporary writers were WRITERS, writers were WERE। उनके जो कंटेम्परेरी राइटर्स थे वो कौन कौन से थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कामा एस टी कॉलरिज, कामा विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट सदे। यंग जनरेशन वाले भी उनके साथ आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी अगर इंटीमेसी किसी के साथ थी तो सबसे ज्यादा उनकी इंटीमेसी कॉलरिज के साथ रही, एस टी कॉलरिज के साथ। तो यू फाइंड दैट कि जो ओल्ड जनरेशन के पोएट्स थे, वही ओल्ड जनरेशन के पोएट्स ही उनके कंटेम्परेरी रहे हैं। जब आप उनके कंटेम्परेरी को देखते हैं तो एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, लेकिन जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही वो किसके साथ रही है, एस टी कॉलरिज के साथ रही है। So here I would like to tell you कि when you go with this point कि एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट सदे and William Wordsworth, they were the contemporary of this man। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि ही बिलोंग्स टू व्हिच एज, रोमांटिक एज। 1798 से 1837 ये रोमांटिक एज का रहा, बाकी ये उनके कंटेम्परेरी रहे। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है कि ही हैड इंटीमेसी या ही वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ होम, ही हैड इंटीमेसी विद एस टी कॉलेज या ही वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ एस टी कॉलेज। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, he had intimacy, he had intimacy with, he had intimacy with S.T. Coleridge। S.T. Coleridge से उनकी इंटीमेसी रही है। So this is another important point, and you will come to know कि he was unmarried। Next point, that is the sixth point, he was unmarried, UNMARRIED, he was unmarried throughout life, THROUGH, throughout life। पूरे जीवन वो क्या थे, अनमैरिड थे। ही वॉज अनमैरिड थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन वो अनमैरिड थे। तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही वॉज अनमैरिड थ्रू आउट लाइफ, ही वॉज अनमैरिड थ्रू आउट लाइफ।
That is another important point. So when you talk about this कि और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, he was belonging to a poor family. Seventh point, he was belonging to a poor family. Lamb is known prince among essayists. Prince among essayists by Hugh Walker. By Hugh Walker. So this is another important point कि जो लैम्ब है उनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट के नाम से जाना जाता है. लैम्ब इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट और यह टाइटल किसने दिया हुआ है? ह्यूज वॉकर ने दिया हुआ. लैम्ब इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट. द टाइटल वाज गिवन बाय हुम? द टाइटल वाज गिवन बाय ह्यूज वॉकर. इसको किसने दिया हुआ है? ह्यूज वॉकर ने दिया हुआ है. सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स या व्हेन यू फाइंड, यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. लैम्ब को किसके नाम से जाना जाता है? प्रिंस एमंग एसे. एक कई बार पूछा जा चुका है कि लैम्ब इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट और टाइटल किसने दिया हुआ है? द टाइटल वाज गिवन बाय ह्यूज वॉकर. नाउ दिस वाज द सेवेंथ पॉइंट. एट्थ पॉइंट. नाउ द नाइन्थ पॉइंट. नाइन्थ पॉइंट, यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो लैम्ब थे वो उन्होंने अपना जो कार्य शुरू किया हुआ है, कैसे शुरू किया हुआ है? एज अ एज अ क्लार्क. ही स्टार्टेड हिज career as a clerk in South Sea House. As a clerk in South Sea House. In South Sea House. तो एक ये भी एक ही लाइन. स्टार्टेड हिज career, हाउ ही स्टार्टेड हिज career एज अ क्लार्क इन साउथ सी हाउस. नाइन्थ के बाद टेंथ. जो टेंथ है उसमें ये है कि जो लैम्ब रहे हैं, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ. हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर्स. एंड हिज फैमिली मेंबर्स. ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर. उन्होंने अपने बारे में लिखा और अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखा. ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर्स. one can see one can see that in his essay Dream Children, he talks about her grandmother field. Her grandmother field, beloved Alice W.N.
and brother John L. and two children, Alice and John. सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे उन्होंने जो उनका ऐसे है, जैसे भी ये बात आई कि वो किसके बारे में लिखते हैं, अपने फैमिली के बारे में या अपने लोगों के बारे में। ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर्स। उन्होंने जो लिखा किसके बारे में लिखा, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में। और इसकी झलक कहाँ पे देखी जा सकती है, उनके ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में। ड्रीम चिल्ड्रन में वो किसके बारे में बात करते हैं, अपनी दादी फील्ड के बारे में। उनकी दादी का नाम ही फील्ड था, हिज ग्रैंड मदर फील्ड। और फिर किसके बारे में बात करते हैं, बिलव्ड, अपनी बिलव्ड प्रेमिका एलिस डब्ल्यू यन के बारे में बात करते हैं। अपने छोटे भाई यंगर ब्रदर जॉन एल मतलब जॉन लैम। और टू चाइल्ड किया, और एक ऐसे चाइल्ड है, वे एक तरह से इन्फेंट है। और एक इमेजिनेटिव, टू इमेजिनेट नॉट इन्फेंट, टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। और ये जो दोनों इमेजिनेटिव चिल्ड्रन हैं, उनका क्या नाम है, एलिस एंड जॉन। एलिस और जॉन को लेकर के वो बात करते हैं। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने किसके किसके बारे में बात किया। एलिस और जॉन के बारे में वो बात करते हैं उस एसेज में। उस एसेज में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के बारे में, यू विल कम टू नो कि ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स रहे। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दैट वाज द 10th पॉइंट, 11th पॉइंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ही वॉज द बोसम फ्रेंड ऑफ यस्टी कॉलरेज। अब लैम ने क्या क्या लिखा है, या लैम के एसेज में तो ये भी बता दिया गया कि व्हाट डू यू सी व्हाट डू यू फाइंड, बट एक्सेप्ट इट व्हाट डिड ही राइट। उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके अपने एसेज में क्या क्या चीजें नजर आती है, ये चीजें जरूरी है कि हम उस पर भी देखें या बात करें। तो एक तो उनके जो इम्पोर्टेंट एसेज है उसकी एक लिस्ट हमें पता होना चाहिए। उनका इम्पोर्टेंट एसेज, एक तो जो एसे है वो तो कॉन्वालिसेंट, अभी इस बार भी आया था, CONVAL, कॉन्वालिस, LESCENT, कॉन्वालिसेंट। दूसरा आया था क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। क्रिस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। 5 and 30 years एगो। इसके अलावा ड्रीम चिल्ड्रन, जो हमारे यहाँ सिलेबस में है ही है, उस पे है। पुअर रिलेशन, नेक्स्ट, पुअर रिलेशन, RELATIONS। नेक्स्ट, द साउथ सी हाउस, द साउथ सी हाउस। नेक्स्ट,
प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। उनके जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं, उन इम्पोर्टेंट एसेज में से एक तो आपका कॉन्वालिसेंट है, CONVALESCENT। नेक्स्ट है क्रिस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट 530 years ago। ड्रीम चिल्ड्रेन। नेक्स्ट पुअर रिलेशंस। नेक्स्ट द साउथ सी हाउस। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। तो कम से कम ये 4-6 एसेज हमें पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से एसेज रहे हैं। नेक्स्ट व्हेन यू टॉक अबाउट हिज वर्क, उनके वर्क्स कौन कौन से रहे हैं उस पर, तो एक तो उनका वर्क रहा है जो एक इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि चूंकि स्पेशल ही स्पेसिफिक ही पढ़ना है। एक इम्पोर्टेंट जो उनका रहा है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। है तो बहुत सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। दूसरा जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये 1807 में आया हुआ है। मैंने इसको लेके बात भी किया था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर केम इन 1807। और इसमें जो है 20 स्टोरीज है जो शेक्सपियर के प्लेस से है। इसका प्रारंभ द टेम्पेस्ट से होता है और इसका जो एंड होता है पेरिक्लिस से होता है। केवल 4 स्टोरीज लैम ने लिखी है, बाकी जितनी भी है उनकी सिस्टर ने लिखा हुआ है। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो लोग भी दोस्त आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी, अगर आप देखेंगे तो उनके पास वो किताब आपको मिल जाएगी और आप वो किताब देखेंगे। तो एक तो ये चीज है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है, इज द वर्क ऑफ दिस मैन, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नाउ दूसरा पॉइंट है कि व्हेन यू टॉक अबाउट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, नेक्स्ट इज व्हाट, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। इनका इंडिपेंडेंट वर्क रहा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एसेज ऑफ इलिया, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है क्या है, एसेज ऑफ इलिया। इलिया इनका पेन नेम भी रहा, एसेज ऑफ इलिया। ये 2 बार आती आई हुई है, 1823 1833 में। एसेज ऑफ इलिया इट केम इन 1823 और 1833। 1823 एंड 1833। एसेज ऑफ इलिया। नेक्स्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑथर, रिमेंबर दैट कि एक और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज क्रिटिकल एसे था ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। दैट विल बी द थर्ड, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। TRAGEDIES, ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये कब आई है, ये 18, एक क्रिटिकल ऐसे रहा है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, अ क्रिटिकल ऐसे।
अ क्रिटिकल एसे। एक उनका लास्ट वर्क में लिख पा रहा हूँ। फोर्थ, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गेरेट। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गेरेट। ओल्ड ब्लाइंड मार्गेरेट, Margaret. This is another point. तो यू फाइंड दीज थिंग्स, और जब आप देखते हैं इसमें तो क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। एसेज ऑफ इलिया जो कब आई है 1823 में, 1835 में, डेट इसका जरूर ध्यान में रखना है। ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, इनका क्या है, एक क्रिटिकल एसे है जो उन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजिडीज पर लिखा है। नेक्स्ट है अ टेल ऑफ रोसामंड ग्रे, ये इनका इंडिपेंडेंट वर्क है, ये इनका इंडिपेंडेंट, अ टेल ऑफ रोसामंड ग्रे, दैट इज एन इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ दिस मैन। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने एसे में क्या बताया, जिस एसे को हमें लेना है उसमें उसके बारे में जनरल बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उस एसे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाउ अबाउट एसे ड्रीम चिल्ड्रन। पहला पॉइंट की इट्स अ रेवरी, REVREVERI, इट्स अ रेवरी। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में देखा गया ख्वाब, इसको क्या कहा जाता है, रेवरी कहा जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन इज व्हाट, ड्रीम चिल्ड्रन इज अ रेवरी, REVRIE। रेवरी माने डे ड्रीम, दिन में देखा गया ख्वाब, एक चीज। द एसे इज अबाउट लैम्ब, हिज बिलव्ड LSWN, comma, two imaginative children, his grandmother field, his grandmother field, and his younger brother lamb। Next point, in the essay there is the reference of Roman king Caesar, Roman king Julius Caesar, Julius Caesar।
His younger brother was much passionate passionate for horse riding. His grandmother died of cancer. A religious woman and a well-known dancer एंड वेल नोन डांसर। तो इसमें हमने क्या किया कि जो ऐसे हैं जिस पर हमें बात करना चाहिए था, कुछ बेसिक बातें मैंने यहाँ पे की हैं, कुछ मैं नोट्स में करूंगा, तो उसी को लेकर के मैं फिर से एक बार बता दूं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। आज के उसमें हम लोगों ने जो बात की है ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है, और उस ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में क्या क्या बताया गया है उसको लेकर के हमने बात किया है। यू विल कम टू नो कि ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं उसमें ये बताया गया कि इसके आथर चार्ल्स लैम्ब है, वो किस एज से बिलोंग करते हैं, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन कौन से थे। उन्हीं में से एक पॉइंट है कि इसका रेवरी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है या रेवरी है। रेवरी का मतलब क्या है? डे ड्रीम, दिन में देखा गया ख्वाब। और दिन में देखा गया ख्वाब से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि आथर जो है वो जो है कहीं पे बैठा हुआ उसको नींद आ जाती है, और नींद में ही वो जो है क्या करते हैं कि मतलब ये डे डे में ही वो देखते हैं ख्वाब की उनकी मैरिज हो गई है और उनके बच्चे हैं, जबकि ही वॉज अ बैचलर थ्रू आउट लाइफ। और जिसको चाहते थे उनके साथ उनकी मैरिज नहीं हुई, क्योंकि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके ज्यादातर लोग ट्यूबरकुलोसिस से परिवार के लोग मर गए थे। उनकी एक बहन थी जो पागल भी हो गई थी, उसने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया था। तो ये सब बड़ी मतलब इनके साथ जो है बहुत ही बैड कंडीशन थी। तो ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, या एक तरह से ऐसा लगता है जैसे वो दिन में ही कोई ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब में वो जो जो चीजें देखते हैं किसके बारे में देखते हैं कि उनकी शादी हो गई है किसके साथ, एलिस डब्ल्यू एन के साथ जो उनकी बिलव्ड है, और उनके दो बच्चे हैं, और बच्चों के नाम के आगे उन्होंने केवल एलिस और जॉन लगाया हुआ है, और बिलव्ड के आगे एलिस डब्ल्यू एन का जिक्र। ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा। बिलव्ड के आगे एलिस डब्ल्यू एन, और डॉटर या जो इमेजिनेटिव डॉटर है उसके साथ केवल एलिस, और यंगर ब्रदर के साथ उन्होंने जॉन एल का यूज किया है, लेकिन जो उनका जो है बेटा है जो इमेजिनेटिव सन है उसके लिए केवल जॉन का यूज करते हैं। तो यह एक रेवरी है, और रेवरी का मतलब क्या है? डे ड्रीम है। द एसे इज अबाउट लैम, जो एसे है यह उनके खुद के जीवन के बारे में। कौन लैम? चार्ल्स लैम। हिज बिलव्ड एलिस डब्ल्यू एन, उनकी प्रेमिका एलिस डब्ल्यू एन के बारे में। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। एलिस डब्ल्यू एन जब आएगा तो यह क्या होगा? यह उनकी प्रेमिका का नाम है। टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन, यह उनके टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन के बारे में है, क्योंकि उनकी शादी हुई नहीं है, वो केवल कल्पना करते हैं कि उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हैं। ये सब तो वो दो दो इमेजिनेटिव चिल्ड्रन, जो दोनों इमेजिनेटिव चिल्ड्रन है वो कौन कौन है? एक एलिस और दूसरा जॉन। अगर एलिस के साथ डब्ल्यू एल लग जाएगा तब वो बिलव्ड हो जाएगा, और केवल एलिस रहेगा तो डॉटर, और केवल अगर जॉन रहेगा तो उनका लड़का। वो हिज ग्रैंड मदर फील्ड, और उनकी दादी फील्ड के बारे में है। एंड हिज यंगर ब्रदर लैम, एंड हिज यंगर ब्रदर जॉन एल। यहाँ पे गलत हो गया है, जॉन लैम नहीं, एंड हिज यंगर ब्रदर जॉन एल। जॉन एल के बारे में, जिसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, और जो एकदम कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के रुखसत हो जाते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी अपने भाई के बारे में बताया कि जब वो बीमार पड़े थे तो उनका भाई उनको कैसे जो है
अपनी पीठ पर बैक साइड में कैसे उनको लेके घुमाने जाता था, तमाम चीजें। तो अपने भाई के बारे में बहुत जिक्र करते, काफी पैशनेट है उसकी लेकर के जो है। इन द एसे में देयर इज द रेफरेंस ऑफ रोमन किंग जूलियस सीजर। रोमन किंग जूलियस सीजर का एक बस्ट बना हुआ, BUST। बस्ट क्या होता है? स्टेच्यू। लेकिन केवल कहाँ तक का हिस्सा होता है? आप ये समझिए कि जो है चेस्ट के ऊपर का जो जो हिस्सा होता है, जब इस तरह की कोई मूर्ति बनती है तो उसको बस्ट कहा जाता है, BUST। तो जो रोमन किंग है जूलियस सीजर, उनके जो है बस्ट का जिक्र किया गया है, मतलब उनका बस्ट बना हुआ, उनका भी एक जिक्र है ऐसे में। हिज यंगर ब्रदर वाज मच पैशनेट फॉर हॉर्स राइडिंग। उनके यंगर ब्रदर को क्या पसंद था? हॉर्स राइडिंग पसंद था। उनके यंगर ब्रदर की मौत प्राइम एज में हो जाती है, इस तरह का भी जिक्र किया गया है। हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनके उनके ग्रैंड मदर की मौत कैंसर से होती है, जो एक रिलीजियस वुमन रही है एंड वेल नोन डांसर, और बहुत अच्छी डांसर रही है। इसके अलावा जॉन एल ने ये भी चार्ल्स लैम्ब ने ये भी बताया है कि कैसे वो अपनी दादी के घर जाते थे, वहां रहते थे, घूमते थे, टहलते थे। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि उनकी दादी हमेशा उनको समय देती थी, चाहती थी। और उन्होंने एक और पॉइंट बताया कि दादी जिस घर में रहती थी वह उनका खुद का नहीं था, बहुत बड़ा घर था, लेकिन ऐसा रहती थी जैसे वह उनका खुद का घर हो। तो जो घर का मालिक था उसने क्या किया, उस घर को एक तरह से ढहा दिया, गिरा दिया, और वहां के सामान किसी नए घर में ले जा करके डाल दिए। तो उसकी तुलना वो कहते हैं जैसे कोई आदमी हो, और उस आदमी को कोई पुरानी कोट ला करके दे दी जाए या पुराना कपड़ा पहना दिया जाए, तो वैसे ही किसी यंग ब्लड को, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि पुराने घर का सामान नए घर में ले जाके लगा देने दिया, जिससे उसकी खूबसूरती गड़बड़ हो गई। और वो चिमनी स्वीपर्स के बारे में बात करते हैं, एक कहानी भी बताते हैं कि कैसे एक चाचा ने अपने क्रूरवेल भतीज अपने एक क्रूरवेल जो अंकल थे, उन्होंने अपने भतीजों का मर्डर कर दिया था। तमाम तरह की इस तरह की चीजें वो बताते हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं उसमें कैरेक्टर्स किसको किसको लेकर के, अपनी दादी फील्ड, एलिस डब्ल्यूएन, टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन, खुद अपनी लाइफ को लेकर के, और इस तरह की चीजें उन्होंने बताया हुआ। तो यू विल कम टू नो कि जब वो ख्वाब से जागते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन जो है मार्गरेट उन्हीं के बगल में ही रही है, उन्हीं के बगल में थी। और उनकी बहन, और उसी बहन ने ही अब मैडनेस में अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। दीज थिंग्स यू सी। और उन्होंने अपनी दादी को दिखाया बहुत उदार थी, अच्छी डांसर थी, धार्मिक थी, बाइबिल उनको जबानी रटा हुआ था। जब उनकी दादी की मौत हुई तो तमाम लोग उनकी अंतिम विदाई देने के लिए आए, वहां पे शिरकत किए, पार्टिसिपेट किए। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो उस ऐसे की खूबसूरती है जिसको लेकर के हमने आपसे बात किया। तो बस आज यही थी। किसी का अगर